हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। थर्ड टॉपिक था हमारा, थर्ड चैप्टर था, वो था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का। इसके हमने कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो इसके हम जब तक फिनिश नहीं होगा इसके डिस्कस करते रहेंगे जब तक इसके अभी इसके हमारे लगता है 2-3 चैप्टर और 2-3 पार्ट और आने वाले हैं इसके। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं, यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। यानी भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो वो आपको उतना देने वाला है, उतना देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का बाल श्रम संशोधन यानी बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। लोकसभा ने 26 जुलाई 2016 को बाल श्रम निषेध और विनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। इसके तहत किसी भी व्यवसाय या उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना प्रतिबंधित किया गया था। यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। यानी यह जो है संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। इसमें परिवार से जुड़े व्यवसाय को छूट दी गई है। इसमें यानी परिवार से जुड़े व्यवसाय को छूट दी गई है। इसके अलावा इस विधेयक में 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसमें जो 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। तथा इनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाने वाले उद्योगों को छोड़कर दूसरे कारोबारों में कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की छूट मिली है। यानी इनको स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाने वाले उद्योगों को छोड़कर दूसरे कारोबार में कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की छूट मिली है। नेक्स्ट है इस अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से भी जोड़ा गया है। यानी इस अधिनियम को शिक्षा के अधिकार 2009 से भी जोड़ा गया है। अतः बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं। यानी स्कूल के खत्म होने के बाद पारिवारिक व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि इससे संबंधित विधेयक 1989 में पारित किया गया था। नए प्रावधानों के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य में लगाने व नियोक्ता के साथ साथ माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। यानी 14 वर्ष के जो कम बच्चे होंगे उनको कार्य पर लगाने के पर माता पिता को और जो कार्य करेगा उसको भी दंडित किया जाएगा। इसके तहत सजा के रूप में 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल तथा 20,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी इसके तहत 6 महीने से 2 साल तक की जेल तथा 20,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो पहले था 3 माह से 1 वर्ष तक तथा जेल, यानी 3 माह से 1 वर्ष तक की जेल तथा 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना था। दूसरी बार जुर्म करने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कैद का प्रावधान था। यानी एक बार जुर्म करने के बाद दूसरी बार जुर्म करके पकड़े गए तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा, उल्लेखनीय है कि 2016 के प्रावधान में कुछ कमी रह जाने के कारण 2 जून 2017 को पुनः संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बदलाव करते हुए उल्लेख किया गया कि अब स्कूल के समय के बाद केवल 3 घंटे ही बच्चे पारिवारिक उद्यमों में मदद करेंगे। यानी स्कूल के समय के बाद केवल 3 घंटे ही मदद कर सकेंगे। वह भी शाम 7 बजे के बाद, वह भी इवनिंग में 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले पारिवारिक उद्यम में मदद नहीं करेंगे। 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले पारिवारिक जो बिजनेस होगा उसमें मदद नहीं करेंगे। बच्चों और किशोरों को एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के केवल 3 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। यानी एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चों या किशोरों की भागीदारी हो, ऐसा करने हेतु
ऐसा करने हेतु प्रति 6 माह पर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यानी ऐसा करने के लिए किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चों या किशोरों की भागीदारी हो, ऐसा करने हेतु प्रति 6 माह पर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी बच्चे या किशोर को बिना उसकी इच्छा के, यानी किसी भी बच्चे या किशोर को उसकी बिना इच्छा के किसी भी ऑडियो विजुअल और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम डिस्कस करेंगे उनको। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? तो वह लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर। नेक्स्ट, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर या सदाचार के आधार पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2002 और 2007 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2002 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? यानी संविधान के किस के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो यह था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को जो कृपाण धारण करना था वो 25 के अंतर्गत माना गया था। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 25 के खंड 2 का के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। अनुच्छेद 25(2) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते थे? यानी अनुच्छेद 25(2) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते थे? बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। यानी ये पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक समुदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति के प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य किन आधारों पर प्रतिबंधित कर सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर अथवा स्वास्थ्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में। किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किन कारणों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? यानी किस कार्य से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? तो उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से तथा उसमें दी जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से। यानी उसमें जो दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के से, उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से तथा उसमें दी जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय 20 मार्च 2017 को, यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यूजीलैंड ने वांगई नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब गंगा यमुना नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को क्षति पहुंचाने जैसा, यानी गंगा यमुना नदी को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को क्षति पहुंचाने जैसा माना गया है। तो ये उत्तराखंड न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाने और संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप
निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद ने 16 दिसंबर को पारित कर दिया है। इससे पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इस विधेयक में दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया तथा इसके लिए अब सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण कर दिया गया, जो पहले 3% था। देश में कुल आबादी में इनकी संख्या 2.2% है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब पीड़ितों को भी शामिल किया गया है, यानी जो दिव्यांगों की श्रेणी होगी उसमें तेजाब पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन, यानी फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी इसके हमारे 1-2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा बन जाता है चैप्टर, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये टॉपिक। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय से मिल सके। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।